राधे राधे आप सभी को। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी की। किसकी शुरुआत करेंगे? GEOGRAPHY, ज्योग्राफी। क्या चालू करेंगे? ज्योग्राफी। अच्छा, ज्योग्राफी चालू करने से पहले हम समझते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी यानी अर्थ। हम जानते हैं पृथ्वी क्या होती है क्या नहीं है। हमारे आप लोगों ने देखा होगा कि एनसीईआरटी के अंदर 9वीं या 8वीं क्लास का एक चैप्टर हुआ करता था, जिसके अंदर एक चैप्टर था जिसका नाम था ओस की बूंद। चैप्टर का नाम था ओस की बूंद। उस चैप्टर के अंदर पूरा डिटेल से बताया गया। हालांकि वो एक कहानी बताई गई है कि भाई सूर्य आग का गोला हुआ करता था, उस आग के गोले से एक टुकड़ा अलग हो जाता है जिसका नाम है पृथ्वी, और उस पृथ्वी से एक और टुकड़ा अलग हो जाता है जिसका नाम है चंद्रमा। तो शायद आपको वो कहानी याद आ रही होगी। आज हम उसी पृथ्वी की चर्चा करते हैं। अच्छा, पृथ्वी का आकार कैसे है? गोल है। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है। अंडाकार है। पृथ्वी का आकार गोल है कि अंडाकार है? ना ही पृथ्वी गोल है और ना ही पृथ्वी अंडाकार है। अच्छा, अंडा कैसा होता है? अंडा तो होता है ऐसे, और गोल मेरा पूरा तो गोल नहीं बन पाएगा, बट लगभग लगभग ये है कि पृथ्वी या तो गोल है या फिर अंडाकार है। ऐसी है एग्जैक्टली। देखते हैं पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार है भू आब। ऐसी आकृति जो अगर मान लो पृथ्वी को देखें तो लगभग ऐसा, ऐसी आकृति है। पृथ्वी कैसी आकृति? ऐसी आकृति है। पर हम ऐसी को बनाने के मुकाबले क्या बना देते हैं? ऐसे बना देते हैं। बाकी ऐसी है नहीं। तो आकृति कैसी है? ऐसी है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो इस आकृति को क्या कहेंगे? इस आकार को कहेंगे भू आब। भू आब, भू यानी भूमि, आब यानी जैसी, यानी भूमि के जैसी है। और भूमि के जैसी भूमि जो है वो पृथ्वी का आकार कौन सा है? भूआब। इसे गोलाब भी कहते हैं। भूआब अथवा गोलाब। अच्छा, एक मिनट मैं आपको पृथ्वी बना के दिखा रहा हूं। एक मिनट में आपको पृथ्वी बना के मैं बता रहा हूं कि भी उस हम थोड़ा कुछ डिटेल से जो इसके अंदर पढ़ रहे होते हैं। पृथ्वी ढंग से नहीं बनी। वंस अगेन और फिर से हम करते हैं ट्राई। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ये कौन सी रेखा है? बीच की। इस बीच की रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा, जो 0 डिग्री की होती है। आप सभी जानते हो। भू यानी भूमि, मध्य यानी बीच से जाने वाली रेखा। इस बीच से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या नाम है इसका? भूमध्य रेखा। इसी का दूसरा नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत रेखा। तो भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, विषुवत रेखा जिसको भूमध्य के रेखा के नाम से जाना जाता है, यानी गंगाधरी शक्तिमान है। भूमध्य रेखा ही विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा ही भूमध्य रेखा है। अच्छा, ज्योग्राफी की बाकी बातें हम बाद में करेंगे कि 23.5 डिग्री की, 66.5 डिग्री की, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, वो एक बार फटाफट जाओ हम और देख लेते हैं। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी का आकार कैसा है? भू आब अथवा गोलाब। अच्छा, पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती है। एक तो परिक्रमण, दूसरी परिभ्रमण। कौन कौन सी गतियां कितनी प्रकार की है? एक तो होती है परिक्रमण और एक होती है परिभ्रमण। अच्छा, 2 प्रकार की गतियां होती है पृथ्वी की। हम दोनों गतियों को आगे से पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि परिभ्रमण क्या है। परिभ्रमण क्या है कि अपने अक्ष पर घूम रही होती है। पृथ्वी किस पे घूम रही होती है? अक्ष पर। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो अगर ऐसे ऐसे घूम रही है तब तो है परिभ्रमण। तब तो क्या है? परिभ्रमण। और अगर सूर्य के चारों ओर ऐसे घूम रही है तो क्या है? ये परिक्रमण है। क्या ये? परिक्रमण। अच्छा, परिभ्रमण को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो परिभ्रमण को इसको कहा जाता है घूर्णन। क्या कहा जाता है? घूर्णन। इसका मतलब घूर्णन ही क्या है? परिभ्रमण। परिभ्रमण क्या है? घूर्णन है। अच्छा, आपको समझ आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता था। तो पृथ्वी परिभ्रमण करती है। क्या करती है? परिभ्रमण करती है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है। अच्छा, जब कोई चीज अपने अक्ष पर घूमती रहती है, जब कोई चीज अपने अक्ष पर यानी गोल चीज है वो अपने अक्ष पर घूमती रहती है, तो बीच से फोर्स लगता है, बीच से बल लगता है, केंद्र से बल लगता है। अच्छा, जब केंद्र से बल लगता है, इस बल को कहते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं इसको? अपकेंद्रीय बल। अच्छा, मैं इसको पूरा डिटेल से समझाता हूं आप लोगों को। अपकेंद्रीय बल लिखते हैं। देखो, सबसे पहले आपके समझ में आ जाएगा। पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का आकार गोलाब अथवा भूआब है। पृथ्वी
पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किस दिशा के अंदर? पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है? परिभ्रमण करती है, परिक्रमण करती है? परिभ्रमण करती है, परिभ्रमण करती है। जब परिक्रमण की बातें आगे आएगी, वो भी पश्चिम से पूर्व यानी क्लॉकवाइज ही कर रही है, और ये कर रही है क्लॉकवाइज ही, पश्चिम से पूर्व की ओर। इधर अब मैं आपको दिशा वो सब मैं बातें बता दूंगा आप लोगों को। एक बार मैं मार्कर के अंदर थोड़ी शेड डाल लेता हूँ कि भाई क्या क्या झमेला है और क्या क्या नहीं है। वो सारी की सारी बातें हम बाद में जानने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं फिर। हम शुरू करते हैं। हाँ, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है। परिभ्रमण के कारण पृथ्वी के केंद्र से अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा? जिसके कारण पृथ्वी विषुवत रेखीय क्षेत्र से विषुवत रेखीय क्षेत्र से थोड़ी विस्तृत हो जाती है, फिर विस्तारित हो जाती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र से थोड़ा विस्तार हो जाता है। थोड़ा लिखो, थोड़ा विस्तार हो जाता है, तथा ध्रुवीय क्षेत्रों से थोड़ी चपटी हो जाती है। क्या हो जाती है? अर्थ। कहाँ हो जाती है? देखो, मैं एक बार वापस आपको मैं दिखाऊं एक बार। जैसे मान लो ये अर्थ है, आप सभी जानते हो कि ये तो कहलाता है अपना उत्तरी ध्रुव है, नदन हेमिस्फेयर, और ये और जो साउथ सदर्न हेमिस्फेयर एक नदन हेमिस्फेयर। उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी ध्रुव है। इसको क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव है। 0 डिग्री की लाइन है। कितने डिग्री की लाइन है? 0 डिग्री की लाइन है। अच्छा, काम की बात क्या है? अच्छा सॉरी, इसको कहा जाता है गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, हेमिस्फीयर यानी गोलार्ध, और दक्षिणी गोलार्ध। अब ये वाली जो जगह है ना, ये कहलाती है ध्रुव है। इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल। साउथ पोल यानी एक तो देखो, अब देखो सुनना, बात गौर करना। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। ऊपर वाला कहलाता है नदन हेमिस्फीयर और नीचे वाला कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी के ऊपर वाली जगह पर पे है उत्तरी ध्रुव है, नीचे वाली जगह है दक्षिणी ध्रुव, यानी ध्रुवीय जगह। आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी के ध्रुवों पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन रहता है। वो हम जानेंगे कैसे रहता है, कैसे नहीं रहता है। उससे पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि देखो, जब अपकेंद्रीय बल लगता है पृथ्वी के अंदर से, कहाँ से लगता है? अब पृथ्वी एकदम गोल है, घूम रही होती है ना, तो पृथ्वी थोड़ी सी चपटी हो जाती है। केंद्र की साइड से थोड़ी चपटी हो जाती है, और केंद्र की साइड से जब ऐसे मान लो थोड़ी पिचक जाती है, थोड़ी सी इसको पिचक जाती है। अगर मान लो इसको मैं जूम करके बताऊं तुम लोगों को, तो ऐसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ऐसी होगी कि नहीं होगी? अच्छा, ये वाली रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा? क्या कहलाती है? विषुवत या फिर भूमध्य रेखा। अब गौर करने वाली बात क्या है कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, अब जब पृथ्वी के केंद्र से अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय। अब साइंस के अंदर हम पढ़ेंगे बेहतरीन शानदार ढंग से कि पृथ्वी के केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है कौन सा? अपकेंद्रीय, और बाहर से केंद्र की ओर लग रहा है अभिकेंद्रीय। तो पृथ्वी के केंद्र से अपकेंद्रीय बल लगता है, जिसके कारण पृथ्वी विषुवत रेखीय क्षेत्र से, यानी ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्र से थोड़ा सा क्या हो जाता है? पृथ्वी का विस्तार हो जाता है, तथा ध्रुवीय क्षेत्रों से थोड़ा सा क्या हो गया? चपटापन हो गया। क्या हो गया? पृथ्वी का थोड़ा सा चपटापन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम पढ़ रहे थे कि पृथ्वी का आकार
भूआब अथवा गोलाभ है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करती है। क्या करती रहती है? परिक्रमण करती रहती है। और परिक्रमण के कारण पृथ्वी के केंद्र से अपकेंद्रीय बल लगता है, एक फोर्स है। अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल, ये हम साइंस के अंदर पढ़ेंगे। तो अपकेंद्रीय बल लगता है जिसके कारण पृथ्वी विषुवतीय के क्षेत्रों में पृथ्वी का क्या हो जाता है? थोड़ा सा विस्तार हो जाता है। और ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर थोड़ा सा क्या हो जाता है? चपटापन आ जाता है पृथ्वी के अंदर। अगली बातें पढ़ते हैं हम। थोड़ी चपटी हो जाती है जिसके कारण होता क्या है? पृथ्वी की क्या बढ़ जाती है बताओ? ध्रुवीय त्रिज्या क्या हो जाती है? ध्रुवीय त्रिज्या बढ़ जाती है। अब ध्रुवीय त्रिज्या बढ़ जाएगी तो अब एक बात जाहिर सी बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल इस विषुवतीय के क्षेत्र वाले क्षेत्रों में ज़्यादा लगेगा कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ज़्यादा लगेगा? ये बताओ आप। तो ध्रुवीय त्रिज्या बढ़ जाती है जिसके कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है तथा विषुवतरेखीय क्षेत्रों में गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगता है? कम लगता है। क्या लगता है? कम लगता रहता है। ये पृथ्वी की जो है वो चलती रहती है। विषुवतीय के क्षेत्रों के अंदर तो क्या लगता है? बल थोड़ा कम लगता है और ध्रुवीय रेखीय क्षेत्रों के अंदर थोड़ा सा क्या लगता है? ज्यादा लगता है। अच्छा, एक बार वापस देख लेते हैं हम क्या पढ़ा हमने पढ़ा अर्थ। पृथ्वी का आकार भूभाग अथवा गोलाभ है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती रहती है। परिभ्रमण के दौरान और पृथ्वी के केंद्र से अपकेंद्रीय बल लगता है जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण विषुवतीय के क्षेत्रों के अंदर पृथ्वी का थोड़ा सा विस्तार हो जाता है और ध्रुवीय क्षेत्रों की साइड जो है पृथ्वी थोड़ी सी क्या हो जाती है? चपटी हो जाती है। अच्छा, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? चपटी हो जाती है। चपटी हो जाने के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों की त्रिज्या तो क्या हो जाती है? कम हो जाती है और विषुवतीय क्षेत्रों की त्रिज्या क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। त्रिज्या बढ़ जाती है इसका मतलब दूरी बढ़ जाती है। दूरी बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगेगा? थोड़ा कम लगेगा। तो ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगेगा? ज्यादा गुरुत्वाकर्षण लगेगा ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर। इतनी बात आई समझ में? बढ़े आगे। अब हम जानते हैं विश्व के प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। देखो एक नया टॉपिक है। विश्व के प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। अगर मैं देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है। विश्व के प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र महासागर या महाद्वीपों के पूर्वी तट पर स्थापित किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं हम जानेंगे। अच्छा, एक बार हम और जान लेते हैं कि भारत का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है। भारत का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, भारत का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक द्वीप है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप पर। और भारत का क्या है? भारत का रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है जिसे किस नाम से जाना जाता है? जैसे सतीश धवन श्रीहरिकोटा द्वीप पर, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। क्या है? स्थित है। कौन सा द्वीप? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर है सतीश धवन रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र। कहाँ है? भारत का। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात और बता दूं। पूर्वी तट पर स्थापित किए जाते हैं।
जिससे रॉकेट के विफल होने पर रॉकेट कहाँ गिरता है? सागर में गिर जाता है। अब क्या क्या है पूरा झमेला वो देखो, वो हम जानते हैं। पूरा झमेला पूरा देखो, मैं आपको अगर ढंग से थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊं। ठीक है, अपना भारत है। अच्छा, फिर मैं थोड़ा सा इतना ही बता दूं आपको। ये भारत है, आप सभी जानते हो। यहाँ पर है अपना आंध्र प्रदेश पर एक द्वीप है, उस द्वीप को कहते हैं श्रीहरिकोटा। द्वीप का क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। इस द्वीप पर एक बना हुआ है अपना अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, जहाँ से रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। उस अंतरिक्ष केंद्र का नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस नाम से जाना जाता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र नाम से जाना जाता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया है? मैंने आपको बताया कि भारत विश्व के प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र महाद्वीपों के पूर्वी तट पर स्थापित किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? ताकि दुर्घटना हो तो वो कहाँ गिर जाए? पानी में गिर जाए। अच्छा, यहीं पर क्यों करे जाते हैं? इधर वाली साइड क्यों नहीं करे जाते? क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि पृथ्वी की जो दिशा है वो पृथ्वी घूमती कैसे है, घूर्णन कैसे करती है, घूर्णन कैसे करती है या फिर परिभ्रमण कैसे करती है? उत्तर से पश्चिम से पूर्व की ओर इधर वाली साइड से घूर्णन कर रही होती है पृथ्वी। पृथ्वी इधर इधर पश्चिम दिशा है, इधर पूर्वी दिशा। हालांकि मैंने आपको बता दिया था हिस्ट्री वाले टाइम में, फिर मैं एक बार और बता दूं कि उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। ये आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि उत्तर दिशा कौन सी है और दक्षिण दिशा कौन सी है। अब भारत की उत्तर दिशा यानी जम्मू कश्मीर की साइड, भारत की दक्षिण दिशा तमिलनाडु की साइड, भारत की पूर्वी दिशा अरुणाचल प्रदेश और भारत की पश्चिमी दिशा गुजरात राजस्थान वाली साइड है। क्या क्या जरूरी क्या है कि भारत के या फिर विश्व के प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है वो हमारे भारत या फिर हमारे विश्व के पूर्वी तट पर स्थापित किए जाते हैं। क्यों करे जाते हैं? कि पूर्वी तट पर जब स्थापित होंगे तो क्या होगा, जब भी रॉकेट खराब हो जाए या फिर ऊपर जाते टाइम विफल हो जाए तो गिरे तो कम से कम पानी में तो गिरे, जान माल की हानि तो ना हो कम से कम। इसीलिए इसको पूर्वी तट पर स्थापित करे जाते हैं। मान के चलो, और मैंने आपको एक और बात बताई कि अर्थ जब रोटेट कर रही होती है, पृथ्वी जब घूर्णन कर रही होती है, परिभ्रमण कर रही होती है, तो मैंने आपको बताया पश्चिम से पूर्व की दिशा घूमती है। पश्चिम से पूर्व की दिशा, पश्चिम से पूर्व दिशा यानी क्लॉकवाइज घड़ी वाली दिशा घूम रही होती है। और आप यकीन मान के चलो, जब एक चक्कर और जब आप रॉकेट प्रक्षेपण करे जाते हैं तो आप ये रॉकेट प्रक्षेपण करे जाते हैं तो एक चक्कर पृथ्वी के साथ रॉकेट करता है और उसको एक वेग मिल जाता है। जैसे मान लो भागते भागते कोई आदमी को पीछे से धक्का देता है तो उसको थोड़ा सा वेग मिल जाता है, वो थोड़ा सा और तेज भागता है या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा जो भाग जाता है। ये आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली। एग्जैक्टली रॉकेटों के साथ भी ये होता है। पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर अपनी जब पृथ्वी घूम रही होती है तो जब रॉकेट प्रक्षेपण करे जाते हैं तो एक राउंड तो रॉकेट पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के साथ ही घूमते हैं, जिससे उनको वेग मिल जाता है। उसके बाद में फिर वो जाते हैं अपने पथ पर, अपने वेग से फिर जाते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक तो हमें वेग मिल जाए, पृथ्वी को क्या मिल जाए? वेग। रॉकेट प्रक्षेपण रॉकेटों को क्या मिल जाए? एक तो रॉकेट को वेग मिल जाए। फायदा क्या है इधर वाली साइड स्थापित करने का? रॉकेट को वेग मिलेगा। तो यहाँ नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा, यहाँ पर भी वेग मिलेगा। पर खुदा ना खास्ता अगर रॉकेट यहाँ पर चलते थोड़ी दूर जाने के बाद में वापस विफल हो गई, नीचे गिर गया, तो यहाँ वाले एरिया के लिए ये मुसीबत बन जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पर चलते चलते गिर जाता है तो यहाँ पर पानी है, इतना ज़्यादा कोई जान माल का खतरा है नहीं। पर हाँ, ये समुद्री जीवों के लिए थोड़ा सा खतरा है। वो तो जहाँ देखो साइंस के दुष्प्रभाव, वो तो हम आगे पढ़ेंगे ही। बट ज़्यादा नुकसान क्या होगा? या तो अगर मान लो पूर्वी पश्चिमी तट पर स्थापित कर दिया जाए तो जान माल की हानि हो सकती है, लैंड वाले एरिया पर जो है वो ये गिर जाए तो। बट जो इधर वाली जो पूर्वी साइड है, अगर उस वाली साइड स्थापित कर दे तो एक तो वेग मिलेगा, वेग मिलने के साथ साथ अगर खराब भी होगा तो पानी के अंदर गिर जाएगा। अब आपके दिमाग में दो सवाल आ रहे हैं कि इधर अपने उड़ीसा के अंदर भी द्वीप है,
इधर अपने, और रामेश्वरम द्वीप का आप लोगों ने नाम सुना होगा, श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के अंदर रामेश्वरम द्वीप, श्रीलंका के, सॉरी तमिलनाडु के पास रामेश्वरम द्वीप, तो वहाँ पर भी स्थापित करे जा सकते हैं। आपके दिमाग में फिर आ रहा होगा, मैं थोड़ा यहाँ बना देता हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के छोटे छोटे द्वीप जो है यहाँ पर भी स्थापित करे जा सकते हैं। आपके दिमाग में इतनी बातें आ रही हैं, हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहली बात तो अगर हमने यहाँ किया, रामेश्वरम द्वीप पर इसको अगर स्थापित कर दिया, तो रामेश्वरम द्वीप के पास सेंसिटिव एरिया, संवेदनशील क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। मान के चलो अगर मान लो खराब हो भी गया, अगर मान लो नहीं हो फिर भी हो भी गया, तो श्रीलंका पर गिरेगा, तो सबसे बड़ा घाटा, इसलिए हम श्रीलंका पर इसको स्थापित नहीं कर सकते। दूसरा, इन अंडमान निकोबार द्वीप पर क्यों नहीं स्थापित करे जा सकते? क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो एक ज्वालामुखी के बने हुए जो है वो लावा के द्वीप है। वहाँ पर जो अचानक से और ज्वालामुखी वगैरह भी फट सकती है, प्राकृतिक आपदा होने का भयंकर प्रॉब्लम है, इसलिए वहाँ पर स्थापित नहीं करे जा सकते। तीसरा, हम उड़ीसा के अंदर भी यहाँ पे छोटे छोटे दुनिया भर के द्वीप है, तो वहाँ पर भी स्थापित करे जा सकते हैं क्या? नहीं करे जा सकते। क्यों? क्योंकि अपनी जो हाईवे वगैरह है, अपना जो रूट जो है, जो मार्ग जो है, वो उसकी बेस्ट लोकेशन पर कोई है तो वो कौन सा है? श्रीहरिकोटा है। यहाँ पर हमें कच्चा माल वगैरह भी, जो भी रॉकेट वगैरह लाने वाना होता है, तो परिवहन के साधन जो है ना यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से मिल जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो स्थापित किया गया। आई होप आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो हम क्या पढ़ रहे थे, एक बार वापस देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि पृथ्वी का आकार भूआब या गोलाब है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है। परिभ्रमण के समय क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र से अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय बल लगता है, जिसके कारण पृथ्वी का विस्तार विषुवतीय के क्षेत्रों में बढ़ जाता है तथा ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर पृथ्वी थोड़ी क्या हो जाती है? चपटी हो जाती है। चपटी हो जाती है। अब ध्रुवीय क्षेत्रों की तो जब चपटी हो जाती है तो ध्रुवीय त्रिज्या क्या हो जाएगी? ध्रुवीय त्रिज्या घट जाएगी और विषुवतीय की त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होगी यहाँ पर, और क्या क्या फायदा और क्या होगा? तो ध्रुवीय क्षेत्रों पे क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, और विषुवतीय के क्षेत्रों में और अपना जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या लगेगा? बहुत ही कम लगेगा। फिर क्या पढ़ा हमने? कि हमने पढ़ा था कि विश्व के प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित करे जाते हैं? महाद्वीपों के पूर्वी तट पर स्थापित करे जाते हैं। क्योंकि अगर रॉकेट खराब हो तो रॉकेट कहाँ गिरे? पानी में गिरे, सागर में गिरे। और भारत का जो आंध्र प्रदेश के अंदर श्रीहरिकोटा द्वीप जो है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम अपने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र या प्रक्षेपण केंद्र जो है वो उस आंध्र प्रदेश पर स्थापित किया जाता है। क्यों नहीं स्थापित किया गया अलग अलग जगह पे? तो मैंने आपको बताया था पूर्वी साइड क्यों किया गया, पश्चिमी साइड क्यों नहीं किया गया? तो जान माल का खतरा रहता है, और पश्चिमी साइड करने से एक वेग, पूर्वी साइड करने से एक वेग मिलता है, जिसके साथ साथ और क्या क्या होता है। और अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो ज्वालामुखी के लावा के द्वीप है, वहाँ पर ज्वालामुखी फट सकता है। उत्तर वाली साइड जैसे मान लो छोटे छोटे दुनिया भर के द्वीप है, वहाँ पर भी स्थापित नहीं करे जा सकते, क्योंकि यहाँ परिवहन वाले साधन जो है वो आसानी से इस द्वीप पर उपलब्ध हो जाते हैं। उसके बाद में हमने ये जाना था कि अगर उसको रामेश्वरम द्वीप पर स्थापित कर दिया जाए तो रामेश्वरम द्वीप के आसपास वाला जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है, जिसके कारण जो है यहाँ पर भी खूब सारा खतरा मंडरा सकता है। आगे हम पढ़ते हैं पृथ्वी की धुरी। क्या होती है धुरी? अच्छा, एक मैं यहाँ पर पृथ्वी बना के छोड़ दूँ ना, ताकि तुम्हारे ध्यान में रहे कि पृथ्वी ऐसी है। ये पृथ्वी की धुरी है। क्या होती है पृथ्वी की धुरी? पृथ्वी की धुरी, पृथ्वी की धुरी क्या होती है? देखो, एक तो ये क्या कहलाती है? पृथ्वी की धुरी। पृथ्वी अपने अक्ष पर जिस हिसाब से घूम रही होती है वो क्या कहलाती है? पृथ्वी की धुरी। अच्छा, धुरी से थोड़ा सा पृथ्वी का थोड़ा सा झुकाव हो रहा है, इसे क्या कहा जाता है? अक्षीय झुकाव कहा जाता है। और वो कितने डिग्री का है? फाइनली कितने डिग्री का? वो 23.5 डिग्री का है। तो पृथ्वी की धुरी क्या है? वह काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा जिससे पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है? परिभ्रमण की परिक्रमण।
परिभ्रमण करती है, परिभ्रमण करती है, क्या कहलाती है? धुरी कहलाती है, धुरी कहलाती है। अच्छा, पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी की दूरी से 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी का झुकाव, पृथ्वी क्या कहलाता है? देखो मैं आपको देखो पृथ्वी अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है, जिसे दूरी कहते हैं। पृथ्वी की दूरी से 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव क्या कहलाता है? अपने लंबवत झुकाव जो है, पृथ्वी का 23.5 डिग्री का लंबवत झुकाव जो है, उसे क्या कहा जाता है? अपने पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। क्या कहा जाता है? झुकाव पृथ्वी का क्या कहलाता है? अक्षीय झुकाव, अक्षीय झुकाव कहलाता है। अक्षीय झुकाव कितना डिग्री झुकाव है? तो पृथ्वी अपने, ये थोड़ी सी झुकी है, ये तो एकदम बीच वाली धुरी होगी जिसका कोई लेना देना नहीं है, हालांकि बीच की रेखा है जिसपे घूर्णन कर रही होती है, बट ये थोड़ी सी पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है। पृथ्वी थोड़ी सी क्या है? थोड़ी सी झुकी हुई है। झुकी होने के कारण, झुकी होने के कारण ये जो पृथ्वी का जो झुकाव वो कितने डिग्री का है? ये झुकाव है पृथ्वी का 23 डिग्री का। कितने डिग्री का है ये? 23.5 डिग्री का, 23.5 डिग्री का। अच्छा, इस झुकाव को क्या कहते हैं? इस झुकाव को हम कहते हैं अक्षीय झुकाव। क्या कहा जाता है इसको? अक्षीय झुकाव, अक्षीय झुकाव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अक्षीय झुकाव कहलाता है। तो ये आप बातें आपको ध्यान में रह गई होगी कि पृथ्वी की धुरी वह काल्पनिक रेखा जिससे पृथ्वी अपने अक्ष पर परिभ्रमण करती है, क्या कहलाती है? धुरी कहलाती है। पृथ्वी की धुरी से 23.5 डिग्री का झुकाव क्या कहलाता है? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। इतनी बातें समझ आ गई? बढ़ते हैं हम पृथ्वी की परिक्रमण। ये बातें समझ आ गई होगी आपके? अगला टॉपिक है अपना पृथ्वी की कक्षा। ऑर्बिट ऑफ अर्थ। एक बार मैं पहले लिख दूं या फिर पहले एक्सप्लेन कर दूं? देखो, पृथ्वी की कक्षा क्या है? तो वह रेखा जिस पर पृथ्वी क्या करती है? परिभ्रमण की परिक्रमण करती है। तो मैं लिख दूं पहले, वह रेखा जिस पर पृथ्वी परिक्रमण करती है, वह रेखा जिस पर पृथ्वी परिक्रमण करती है, जिससे रेखा क्या करती है? परिक्रमण करती है, जिससे पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने दो नाम सुने होंगे। कौन कौन से? पहला नाम आप लोगों ने सुना होगा, पृथ्वी की दीर्घवृत्ताकार कक्षा जो है वो दीर्घवृत्ताकार है। पृथ्वी की कक्षा आप लोगों ने नाम सुना होगा, दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार आप लोगों ने शायद 9वीं के मैथमेटिक्स के अंदर, 11वीं के प्रवल्य, 11वीं के मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने ऐसी वाली आकृति देखी होगी, से कहा जाता है दीर्घवृत्ताकार। क्या कहा जाता है? दीर्घवृत्ताकार। तो वह रेखा जिस पर पृथ्वी परिक्रमण करती है, पृथ्वी का क्या कहलाता है? पृथ्वी की कक्षा कहलाती है, कक्षा कहलाती है। अच्छा, पृथ्वी घूमती कैसे है? पृथ्वी की कक्षा कैसी है? दीर्घवृत्ताकार है, दीर्घवृत्ताकार है। अच्छा, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करती है। क्या करती है? अच्छा, अब हम जानते हैं थोड़ी चीज को हम देखो समझते हैं। देखो, जैसे ये सूर्य है, ये क्या है? तो पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी क्या कर रही है?
घूम रही है। ये क्या कर रही है, ये क्या घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है। क्या घूम रही है, इस ये वाला जो पथ जो है ना, ये कहलाता है पृथ्वी का परिक्रमण। ये कहलाता है पृथ्वी का परिभ्रमण। अच्छा, एक बार तो पृथ्वी है यहां, एक बार है पृथ्वी यहां, बीच वाली रेखा मिटा दो जिसका कोई औचित्य नहीं है, और तुम लोग भी थोड़ा कंफ्यूज ना हो। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का थोड़ा सा झुकाव है, इसका मतलब पृथ्वी कितनी झुकी है, थोड़ी सी झुकी हुई है। ये हो गया पृथ्वी का थोड़ा सा झुकाव हो गया। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि पृथ्वी का क्या है थोड़ा सा, ये थोड़ी रेखा थोड़ी ढंग से बना दे। अच्छा, पृथ्वी का अक्ष कौन सा है, थोड़ा सा मैंने कहा था कि थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो इसका अगर मान लो इसका टेढ़ा क्या होगा, थोड़ा सा इतना होगा। ये सीधा तो ये हो जाता है, तो थोड़ा सा टेढ़ा ये 23.5 डिग्री है, जिसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी का अक्षीय झुकावे अक्षीय कोण कहलाता है। अपने क्या देखना है, ये तो है अपने उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है जिसे क्या, और सॉरी उत्तरी अक्षांश, और इसे कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। तो इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी अक्षांश लिख दूं मैं यहाँ पे, उत्तरी अक्षांश। और नीचे वाला क्या कहलाता है, दक्षिणी अक्षांश। क्या कहलाता है, दक्षिणी अक्षांश। इसको कहते हैं नदन हेमिस्फीयर, इसको कहा जाता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो उत्तरी अक्षांश कहा जाता है NH, दक्षिण अक्षांश कहा जाता है SH। समझ आ गया आप लोगों के। तो इसको क्या कहा जाता है NH, इसको क्या कहा जाता है SH। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम आगे चढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखो क्या है, देखो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी जो बदलती रहती है, और सॉरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बदलती रहती है, इसलिए हम औसत मानते हैं पृथ्वी की दूरी को 15 करोड़ किलोमीटर। कितने करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। अच्छा, वैसे पृथ्वी की अब बीच की दूरी है 14.7 करोड़ किलोमीटर, और ऐसे अपने 15.2 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी के बीच की दूरी। पृथ्वी के बीच की दूरी की अब तो कितनी है, 14.7। इस वाली जब पृथ्वी यहां होती है तब, और पृथ्वी जब यहां होती है तो कितनी है, 15.2 करोड़ किलोमीटर। अच्छा, उसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है इसको, अपसौर। मैं बताऊंगा पूरी बातें, देखो आप सुनते जाओ आप। अपसौर, इसे कहा जाता है उपसौर। क्या कहा जाता है इसको, उपसौर। क्या कहा जाता है इसको, उपसौर। एक अपसौर है, एक उपसौर है। पृथ्वी की विकिरण जो है, सौर विकिरण जो है, यहाँ पर 7% बढ़ जाती है। मैं पूरा बता दूंगा एक बार, आप लोग तो बस देखते जाओ। +7% और सौर विकिरण -7%। सौर विकिरण -7%। अब देखो है क्या, इसे कहते हैं उपसौर। जब सूर्य पृथ्वी के निकट आ जाता है, इसे क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। और ये होता है अपने 3 जनवरी को। ये कब होता है, 3 जनवरी की है ये। और ये अपने 4 जुलाई की, कब की घटना है, 4। इसका मतलब जुलाई को भयंकर वाली गर्मी तपती है, लाए तपती है। और अब ये जो जून का महीना है, जून जुलाई यानी इस वाले महीने के अंदर पृथ्वी देख लो कितनी दूर रहेगी। और अपने 3 जनवरी के अंदर मंद सर्दी रहती है। उस मंद सर्दी के अंदर पृथ्वी सूर्य से एकदम पास ही रहती है। अब काम की बात क्या है वो जानते हैं। देखो सौर विकिरण कहते हैं सूरज की किरणों को। जब सूरज पृथ्वी के पास रहेगा तो कितनी प्रतिशत विकिरणें ज़्यादा हो जाएगी, कितनी % किरणें ज़्यादा हो जाएगी, 7% किरणें। जब सूरज पृथ्वी से दूर चला जाएगा या फिर पृथ्वी सूरज से दूर चली जाएगी तो उस स्थिति को कहते हैं अपसौर। और इसके अंदर सूरज की किरणें थोड़ी दूर से इस पे जो पृथ्वी पर गिरेगी, इसलिए सौर विकिरण का यानी पृथ्वी किरणें जो 7% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर क्या है, फिर यह है कि हमने कहा था कि उत्तरी ध्रुव है। अब देखो उत्तरी ध्रुव सूरज की ओर है कि नहीं है, सूरज की ओर नहीं है। तो सूरज की ओर कौन सा है, सूरज की ओर या दक्षिणी ध्रुव है। तो बताओ उत्तरी ध्रुव पर सर्दी होगी कि गर्मी होगी, उत्तरी ध्रुव पर होगी गर्मी की सर्दी, शरद ऋतु या शीत ऋतु। और दक्षिणी ध्रुव के अंदर क्या होगी, गर्मी।
अच्छा, सर्दी ज़्यादा होगी कि कम होगी? सर्दी कम होगी और गर्मी क्या होगी? ज़्यादा होगी। देखो ये वापस देख लो, जब पास है तो सर्दी कम होगी कि ज़्यादा होगी? सर्दी कम होगी। दूर है और जो ये वाला एरिया यानी सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी ध्रुव है, सूरज के एकदम नज़दीक है, तो दक्षिणी ध्रुव के अंदर बताओ क्या होगी? गर्मी होगी, और गर्मी भी भयंकर होगी, गर्मी भी ज़्यादा होगी। और नदन हेमिस्फीयर यानी उत्तरी ध्रुव के अंदर सूरज की इस वाले उपसौर की स्थिति के अंदर ये सूरज से थोड़ी सी दूर है, इसका मतलब सर्दी क्या होगी? सर्दी तो होगी पर सर्दी क्या होगी? थोड़ी सी कम होगी। ये वाली सिचुएशन समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं इस वाली सिचुएशन की ओर। अब देखो नदन हेमिस्फीयर, नदन हेमिस्फीयर में क्या होगी बताओ? नदन हेमिस्फीयर में गर्मी होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी? सर्दी यानी शीत ऋतु। अब बताओ शीत ऋतु ज्यादा होगी कि कम होगी? शीत ऋतु बताओ ज्यादा होगी कि कम होगी? देखो पहली बात तो सूरज के दूर है, तो शीत ऋतु तो क्या होगी इस वाली स्टेशन के अंदर? ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, ग्रीष्म ऋतु यहाँ ज्यादा होगी कि यहाँ ज्यादा होगी? ग्रीष्म ऋतु यहाँ ज्यादा होगी क्योंकि सूरज के पास में ही है, और यहाँ क्या होगी? थोड़ी सी कम, तो गर्मी क्या हो जाएगी? कम। यानी अब देखो अपने को लिखना क्या है, अपने को लैंग्वेज क्या लिखना है, भाषा क्या लिखनी है? भाषा ये लिखनी है कि भी उपसौर अवस्था, उपसौर स्थिति के समय पृथ्वी जो है वो सूर्य के नज़दीक होती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध के अंदर सर्दी की तीव्रता कम हो जाती है तथा गर्मी की तीव्रता बढ़ जाती है। वहीं अपसौर अवस्था, अपसौर स्थिति के कारण यानी 4 जुलाई के समय सूर्य जो है पृथ्वी से और न्यूनतम दूरी से क्या होता है? थोड़ा सा ज़्यादा दूर होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध के अंदर गर्मी की तीव्रता कम हो जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध के अंदर सर्दी की तीव्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ये बातें समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं है तो मेरे को कमेंट कर देना। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, जो मैं आपको अगले वाली वीडियो के अंदर समझा दूं अगर समझ नहीं आया तो। बट ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझना जरूरी था। सौर विकिरण जो -7% हो रही है यहाँ पर, क्योंकि सूरज की किरणें -7% है, इधर सूरज की किरणें कितनी है? +7% है। अच्छा, उत्तरी अक्षांश जहां पर मैंने आपको तो नदन हेमिस्फीयर और दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी गोलार्ध है, सॉरी अक्षांश क्या? गोलार्ध है। तो दक्षिणी गोलार्ध है, ये गोलार्ध नाम लिख लेना, यहाँ पे मैंने अक्षांश लिख दिया गोलार्ध। ये क्या है? गोलार्ध। तो वापस देख लो अपने अपसौर उपसौर अवस्था। मैंने आपको दोबारा एक बार वापस एक्सप्लेन कर दूं कि जब सूरज, देखो सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमती है तो उस घूर्णन को कहते हैं दीर्घवृत्ताकार। परिक्रमण को क्या कहते हैं? सॉरी, घूर्णन या परिक्रमण को कहते हैं दीर्घवृत्ताकार, जिसके कारण पृथ्वी एकदम एक टाइम आता है, कब? 3 जनवरी वाला टाइम, जब सूरज के पास में चली जाती है पृथ्वी। और एक टाइम आ जाता है जब सूरज के पास दूर चली जाती है पृथ्वी, और भयंकर दूर चली जाती है। बीच का कितना अंतराल है? देखो दूर चली जाती है तब तो बीच में अंतराल रहता है 15.2 करोड़ किलोमीटर का, और जब पास में चली जाती है तो 14.7 करोड़ किलोमीटर का, यानी 0.5 करोड़ किलोमीटर जो पृथ्वी का अंतराल है, यहाँ और यहाँ के बीच में गैप है। अच्छा, जब यहाँ पृथ्वी रहती है तो उस स्थिति को कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। अच्छा, उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को होता है। मैंने आपको बताया नदन हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। अब बताओ सूरज के पास वाली साइड कौन है? सदर्न हेमिस्फीयर। यानी सदर्न हेमिस्फीयर क्या होगी? गर्मी होगी, और गर्मी भी क्या होगी? भयंकर होगी, क्योंकि एकदम पास का एरिया है। अच्छा, इधर अपने सॉरी सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी। नदन हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या हुआ? उत्तरी गोलार्ध के अंदर सर्दी होगी। अब बताओ सर्दी भयंकर होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि एकदम पास वाला एरिया, तो कुछ ना कुछ जो पृथ्वी का फर्क, जो सूरज का फर्क जो पृथ्वी पर पड़ेगा। तो नदन हेमिस्फीयर के अंदर सर्दी कम होगी, बल्कि सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर गर्मी बढ़ेगी। ये तो वो हालत है जब, ये वो कौन सी स्थिति है? उपसौर की स्थिति है, जब सूरज के एकदम पृथ्वी पास चली जाती है। कितनी तारीख को चली जाती है? 3 जनवरी को चली जाती है। अच्छा, अब आ जाता है अपने सदर्न हेमिस्फीयर इधर वाली साइड, सॉरी अपसौर अवस्था की, अपसौर स्थिति के टाइम, जब सूरज से पृथ्वी दूर चली जाती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर चली जाती है, उस वाले टाइम नदन हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध के अंदर सूरज की सीधी सीधी रोशनी पड़ती है, तो क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। और सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, जो दक्षिणी गोलार्ध जो है वो उत्तरी गोलार्ध से थोड़ा सा पीछे रह जाता है, ढक जाता है, इसलिए इस गोलार्ध में क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है। अच्छा, सूरज से खूब सारा दूर है तो सर्दी तो क्या पड़ेगी? भयंकर पड़ेगी, और गर्मी क्या पड़ेगी? थोड़ी कम पड़ेगी, क्योंकि इतनी दूर है। वहाँ के मुकाबले में यहाँ पर गर्मी क्या पड़ेगी? ज़्यादा कम पड़ेगी। इतनी बातें समझ आ गई आप लोगों के? मैं इतनी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को इतनी बातें समझ आ गई होगी। एक बार वापस देखें कि हमने क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या नहीं पढ़ा था।
हमने सबसे पहले पढ़ा था कि पृथ्वी का आकार भूभाग अथवा गोलाभ है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, जिसके कारण पृथ्वी के केंद्र से अपकेंद्रीय बल लगता है, जिससे पृथ्वी विषुवत के क्षेत्रों में थोड़ी सी और प्रसारित हो जाती है तथा ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर थोड़ी सी क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है। क्या हो जाती है, पृथ्वी हो जाती है। अच्छा, जब चपटी हो जाती है तो जो त्रिज्या जो है वो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बल्कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों के अंदर त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कब काम आएगा, जब हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, वो तो साइंस के अंदर पढ़ेंगे, बट अपने काम की बात क्या है कि जब विषुवत रेखीय क्षेत्रों के अंदर और गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है और ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। फिर हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की, और मोटा मोटी क्या पढ़ा था, अच्छा एक बात और पढ़ी थी हमने कि पृथ्वी दुनिया के विश्व के प्रमुख जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है वो महाद्वीपों के पूर्वी साइड स्थापित किए जाते हैं। क्यों करे जाते हैं, जिसके कारण मैंने आपको बता दिए थे। क्यों करे जाते हैं कि एक पूर्वी साइड करेंगे पश्चिमी साइड के मुकाबले, तो एक तो वेग मिल जाएगा, दूसरा जान माल की हानि नहीं होगी, तीसरा हम रामेश्वर द्वीप के अंदर स्थापित कर नहीं सकते क्योंकि रामेश्वरम द्वीप जो है वो संवेदनशील क्षेत्र है। इधर उड़ीसा के द्वीपों पर स्थापित कर नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर परिवहन को थोड़ा सा मामला जो डगमगाया रहता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि एक ज्वालामुखी द्वीप है, वहाँ पर जो कभी भी ज्वालामुखी फट सकता है, तो वहाँ पर भी हम स्थापित कर नहीं सकते। अच्छा, इतनी बातें समझ आ गई। फिर हमने क्या पढ़ा था, अच्छा फिर हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की मोटा मोटी क्या होती है, धुरी क्या कहलाती है, तो वह काल्पनिक रेखा जिसके कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती रहती है। अक्ष पर घूमते इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी की धुरी कहते हैं। अच्छा, पृथ्वी की लंबवत धुरी से पृथ्वी थोड़ी सी झुकी है, इस झुकाव का क्या कहा जाता है, अक्षीय झुकाव कहा जाता है। और कितने डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री झुकी है। अच्छा, फिर हम पढ़ते हैं पृथ्वी की परिक्रमा या फिर पृथ्वी की कक्षा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की कक्षा वह रेखा जिसके कारण जिस पर पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो वह रेखा जिस पर सूरज के चारों ओर पृथ्वी क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। और चक्कर लगाती नहीं है पृथ्वी किस वेग के अंदर, तो दीर्घ वृत्ताकार स्थिति के अंदर पृथ्वी जो चक्कर लगा रही होती है, जिसके कारण पृथ्वी एक दिन तो सूरज के एकदम पास चली जाती है और एक दिन आता है जब पृथ्वी सूरज से 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर चली जाती है। अच्छा, पृथ्वी और सूरज के बीच में जो औसत दूरी बदलती रहती है, ये बात आप लोगों ने देख ली होगी। तो सॉरी, दूरी बदलती रहती है, बट हम औसत मानते हैं। कितना मानते हैं, 14.7 को ही जाने दो, 15.2 को ही जाने दो, औसत देख लेते हो तो 15 करोड़ किलोमीटर है। कितने करोड़, राउंड फिगर के अंदर कितना करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर। तो हम पढ़ते हैं कि सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है। ये मैंने आपको बता दिया कि भाई अपसौर उपसौर क्या है, ये मैंने बता दिया था, ये समझ आ गया था। ये वाली स्थिति नहीं याद है हमारा, वापस देखो, सूरज की एकदम पृथ्वी पास चली जाती है, कब जाती है, 3 जनवरी को, इस स्थिति को कहते हैं उपसौर। और सूरज से पृथ्वी दूर चली जाती है कब, 4 जुलाई को, इस स्थिति को कहते हैं अपसौर। अच्छा, कितनी दूर चली जाती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर। कितनी पास चली जाती है, 14.7 करोड़ किलोमीटर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है सर्दी, पर इतनी सर्दी नहीं होती, और सदर्न हेमिस्फीयर में होती है गर्मी, पर गर्मी की तीव्रता बढ़ जाती है क्योंकि सूरज के पास में एकदम। इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है गर्मी, पर गर्मी कम होती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में होती है सर्दी, क्योंकि सर्दी के अंदर तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अपने यहाँ पर जो गर्मी पड़ रही है इतनी नहीं पड़ रही जितनी साउथ के अंदर, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, इधर वाली साउथ के अंदर पड़ रही होती है जब 3 जनवरी वाला टाइम होता है। अच्छा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें किसी प्रकार का किसी भी विद्यार्थी को डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, वो भी फोकट में, कुछ ही नहीं लिया जाएगा। हम उन सवालों की आंसर राइटिंग करेंगे जो किसी ना किसी सवाल किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और हम आरएस के जितने भी सवाल है, यूपीएससी तक आते के और जितने भी स्टेट पीसेस के हमारी ज्योग्राफी के अंदर सवाल आए हुए हैं, उसके बाद मैं भी देखने वाला हूँ, आपको भी दिखाने वाला हूँ कि ये देखो ये सवाल यहाँ से आया है, ये सवाल ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा। बाकी हम वहाँ पे जाके जो पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोगों को इतनी बातें समझ आ गई तो टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन करिए, और वहाँ पर जो आंसर भेजने वाला ये सिस्टम हो रहा है, तो आप अपना आंसर लिखो और साथ में आंसर राइटिंग क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बाकी ज्योग्राफी की अगली क्लास पढ़ेंगे जिसमें नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट जो हम समझेंगे। धन्यवाद।